श्रोताओं कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। ये 88.4 मेगाहर्ट्ज़ है रेडियो श्रीदेव। साथियों रेडियो श्रीदेव आपको बहुत सारी जानकारी जो है, ऐसी जानकारी जो कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है लेकिन श्रोताओं तक नहीं पहुँच पाती है, तो हम उसका ध्यान रखते हुए आपके पास तक लेके आते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक जानकारी दी थी जो कि रेबीज़ के बारे में थी, रेबीज़ और कैसे फैलता है, कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं। एक और साथियों इसी में ही एक और ऐसी आप डिसीज़ बोल सकते हैं या अभी हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि ये डिसीज़ है, इन्फेक्शन है, क्या है? और ये श्रोता बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे रेबीज़ हमारे एक प्राकृतिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे डॉग्स हो गए, एनिमल्स हो गए जो हमें कभी भी बाइट कर सकते हैं। ऐसे अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं और सेवन का ये तो आम तौर पर आप देखते ही होंगे ये तो नॉर्मल ही है कि हर घर में दूध आता ही है, दही आता है और तमाम प्रोडक्ट आती हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है या जो इन्फेक्शन है या जो वायरस है वो अभी हम जानेंगे। ये अक्सर जो जानवर हैं या फिर जो उनके प्रोडक्ट हैं उनसे हमारे अंदर आ सकता है। तो बड़ी गंभीर मुद्दा भी है आज इस विषय पे बात करेंगे और एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव जी का। वो हमारे लिए समय निकाला और श्रोताओं आपके लिए एक अहम जानकारी लेके आए हैं। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, तो देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं उसको कहते हैं ब्रुसेलोसिस। तो क्या मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ? एक बार ये भी बताइएगा और इसके बारे में बताइएगा भी कि ये है क्या? मतलब डिज़ीज़ है, जी, वायरस है, इन्फेक्शन है, क्या है? बिल्कुल धन्यवाद मिश्रा जी। जी, सबसे पहले मैं इस बीमारी के बारे में इसका नाम है ब्रुसेलोसिस, ओके, क्योंकि ये जो जी, बैक्टीरिया है जो इसको हुँ, करता है, जी, उसका नाम है ब्रुसेल्ला। तो जी, ब्रुसेल्ला जी, ये बीमारी को करता है, तो बीमारी को नाम दिया गया हुँ, ब्रुसेलोसिस। हुँ, और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, ये बहुत ही जी, पुरानी बीमारी है। ऐसा नहीं कि हम अच्छा, इसे कहें कि ये 10-20 साल पहले जी, खोजा गया जी, वो है हुँ, इन्फेक्शन है हुँ, या बैक्टीरिया है। जी, इसका जिक्र इस तरह की बीमारी का इवन हिप्पोक्रेट्स ने किया है अच्छा, बहुत जी, समय पहले कि इस जी, तरह का फीवर जो बार-बार आ रहा है, जा रहा है। जी, और 18वीं सदी में भी इस पे बड़ा काम हो रहा था। हुँ, हुँ, जो ब्रिटिश जहाँ पर थे जी, खासकर आइलैंड्स वगैरह में, जी, तो वहाँ 18वीं सदी में भी देखा जा रहा था कि बार-बार मेडिटेरियन रीजन में इस तरह का इन्फेक्शन ब्रिटिश सोल्जर्स को हो जा रहा था अच्छा, कि बुखार लंबे समय तक बना हुआ है, 30 से 90 दिनों तक। जी, उनका वजन कम हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। हुँ, हुँ, तो एक ऐसा ही आइलैंड है माल्टा आइलैंड। हाँ, हुँ, हुँ, तो बिल्कुल, माल्टा आइलैंड में वहां पर इस तरह की दिक्कत बहुत हुई और एक हुँ, क्रीमियन वॉर हुई थी उस समय। जी, और उसके बाद जो है वहां पर सर डेविड ब्रूस थे जिनके नाम पे ये ब्रुसेल्ला हुआ। अच्छा, तो उन्होंने वहां पर काम किया और जो एक वहां शोल्डर था जिसकी डेथ हुई थी, जी, तो उसकी स्प्लीन से इन्होंने इस वायरस को, इस हुँ, बैक्टीरिया को निकाला। हुँ, और इस तरह से ये ब्रुसेल्ला एक तरह से अपने सही रूप में आया, हुँ, पहचान हुई इसकी। ये हुँ, पीरियड जो मैं बात कर रहा हूँ ये 1886 की बात है, हुँ, जब इसको खोजा सर डेविड जी, ब्रूस ने। जी, तो ये एक बड़ा ऐसा डेडली इन्फेक्शन के तौर पे निकल कर आया हुँ, और ये पुराने समय से चला आ रहा है। लेकिन अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, इवन हम कहें शहरी क्षेत्रों में हुँ, भी हुँ, इसकी अवेयरनेस नहीं है। जैसे हम लोग रेबीज के बारे में जानते हैं और तमाम हुँ, इन्फेक्शंस के बारे में जानते हैं। जी, तो ये भी एक जूनोटिक इन्फेक्शन है, जूनोटिक इन्फेक्शन जो आदमी और पशुओं के बीच में ट्रांसमिट होते रहते हैं। अच्छा, तो उन्हें हम जूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। अभी हमने हाल में देखा कोरोना की विभीषिका को पूरे जी, देश जी, ने झेला है, विश्व ने बिल्कुल, झेला है। तो ऐसा ही ये भी एक जूनोटिक इन्फेक्शन है हुँ, जो पशुओं और मनुष्यों के बीच में ट्रांसमिट होता है। ओके। तो बहुत अच्छे से आपने बताया इस वायरस के बारे में बताया। तो हम इसको क्या डिज़ीज़ कह सकते हैं या इन्फेक्शन है थोड़ा-सा ये अगर ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इन्फेक्शन जो है? ब्रुसेलोसिस नाम की बीमारी को करता है। ओके, ठीक है। ठीक है। तो जैसे अभी हमने शुरुआत करी थी डॉक्टर साहब तो हमने बात करी थी क्योंकि ये आपने बताया पशुओं से भी इंसानों में आ सकता है, जेनेटिक है। तो यहाँ पर एक ये प्रश्न खड़ा करता है कि जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर से दूध हो गया दही हो गया या फिर पनीर हो गया मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये डायरेक्ट उनसे आता है या फिर पशुओं के संपर्क में जैसे आस-पास आप रह रहे हैं, उनसे आता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे ख्याल से जी। सारे हमारे जो पशुपालक भाई हैं हुँ, या जो पशुपालन नहीं भी करते हैं, जी। हम सबको अवेयर होना चाहिए हुँ, इस बात से कि ब्रुसेलोसिस कैसे होता है, जी, इसका ट्रांसमिशन का मेन रूट क्या है। जी। और मैं बहुत उसमें डीप में नहीं जाऊँगा, मैं बताऊँगा इसके 2 ही मेन रूट हैं। जी। पहला मेन रूट जिसे हम इसे एज़ ए फूड बॉर्न पैथोजन कह सकते हैं हुँ, हुँ। कि ब्रुसेल्ला जो है रॉ मिल्क और उससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं,
उनका कंजम्पशन करने से, जो कच्चा दूध है, बिना उबाला दूध है, अगर उसका सेवन आज के युग में भी कोई कर रहा है तो उसको ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी का गंभीर खतरा होता है। अच्छा। इसी के साथ साथ ये जो मिल्क की जो क्रीम होती है, अक्सर हम देखते हैं, अगर आप विलेज सेटअप में जाएं तो जहां मिल्क आता है, रॉ मिल्क, उसी को एक मशीन से करके उसकी क्रीम निकाल ली जाती है, क्रीम चर्न आउट कर ली जाती है। तो वो क्रीम भी अनपास्चराइज्ड होती है, यानी रॉ मिल्क की ही क्रीम वो निकाली गई होती है। और कई बार आप अपने आसपास के जो ये डेयरीज देखेंगे या जो बेकरीज देखेंगे, जो केक बना रही हैं, पेस्ट्री बना रही हैं, वो उसी रॉ मिल्क का यूज करके, रॉ क्रीम का यूज करके वो अपने उस प्रोडक्ट को बना दे रहे हैं। तो अनजाने में शहर के क्षेत्रों में भी और हर तरफ इलाकों में इस तरह अगर रॉ क्रीम जो अगर यूज हो रही है, जो पास्चराइज नहीं है, तो वहां पे संक्रमण हो सकता है। और जो लोग कच्चा दूध पीते हैं तो वो तो इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो पहला रूट तो इसका हो गया एज ए फूड बॉर्न पैथोजन, जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ आ रहा है। और जो दूसरा रूट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? जो भी लोग पशुपालन या पशुओं के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे डेयरी फार्मर्स हो गए, हमारे बुचर्स हो गए, या जो वेटनेरियंस हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो भी लोग हैं। आप देखिए गांव में ऐसा होता है कि अगर एबॉर्शन हो गया या पशुओं से रिलेटेड कोई काम है तो हमारे किसान भाई खुद ही करते हैं, खुद ही कर लेते हैं। हाँ, तो अब वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि क्या हमें इससे, क्योंकि उनका एक रूटीन काम है, तो वो इस बात को नहीं सोचते कि इससे हमें कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है जिससे हम बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। तो ये बीमारी जो है, अगर कोई ब्रुसेलोसिस से इन्फेक्टेड गाय, भैंस, बकरी है, तो अगर उसका आपने बच्चा निकाला, बच्चे का एबॉर्शन हो गया, वहां आपने टेस्ट किया, प्लेसेंटा जो जेर होती है उसको आपने टेस्ट किया, या उस समय जो सीक्रेशन निकल रहे हैं वो आपके हाथ के संपर्क में आया और आपके हाथ में कोई स्पेशली कट है या हाथ गीले हो गए, सॉफ्ट स्किन हो गई, तो उस समय बैक्टीरिया आपके परक्यूटेनियस रूट से आपके शरीर में एंट्री कर लेता है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया, तो अब जैसे मान लो आप इसमें सावधानी में ही शायद आप इसका जिक्र कर देंगे जी। तो होता क्या है कि ये जैसे मान ली ह्यूमन ने अगर किसी का टच हो गया, उसका वो जो इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन कर सकता है, वो आ जाता है जी। तो अगर वो खाना में अगर मिल जाता है तो, या फिर ब्लड के संपर्क में आने से आता है, या मतलब इसका थोड़ा सा आप बता सकते हैं कैसे? हाँ, इसके लिए देखिए, इस जो आपका सवाल है उसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये बीमारी पशुओं में किस तरह का नुकसान करती है। हाँ, तो जो गाय, भैंस हैं, भेड़, बकरियां हैं, उनमें ये बीमारी जो है ये एबॉर्शन करती है। इसका जो मेन, जो सबसे हमारे पशुपालकों के लिए, किसान भाइयों के लिए नुकसान है कि ये जो गर्भावस्था की आखिरी का समय होता है, जैसे गाय, भैंस है, तो जो आखिरी तिमाही कह लें, अगर वो गाय है तो 7वां, 8वां, 9वां महीना, और अगर भैंस है तो 8वां, 9वां, 10वां महीना। तो जो आखिरी ट्राइमेस्टर होता है, इसमें अचानक, उससे पहले आपका जन्म बिल्कुल ठीक रहता है, और उसके बाद उसमें फिर ऐसा लगता है कि एबॉर्शन करने वाला है और उसको एबॉर्शन हो जाता है। कई बार ऐसा भी है कि मान लो अगर उसको एक बार एबॉर्शन हो गया और उसके बाद दोबारा वो गाभिन हुआ, तो अगली बार वो स्टिल बॉर्न, मतलब फुल टर्म पे प्रेगनेंसी हुई पर मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। तो जिस समय वो एबॉर्टेड फीटस बाहर आता है, उसकी जेर बाहर आती है, सिक्रीशन बाहर आते हैं, तो वो बुरी तरह से इन्फेक्टेड होते हैं, उसमें बैक्टीरियल लोड बहुत ज्यादा होता है। और अगर उस जो लिक्विड्स हैं, जो उस समय सिक्रेशंस आ रहे हैं, उसके टच में जो भी आता है तो वो उसका शिकार हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए अब इसी को मैं प्रिकॉशन से जोड़ रहा हूँ कि हमारे किसान भाई, हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री के जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं, हमारे पशुपालक भाई हैं, या जो लोग भी पशुपालन से जुड़े हैं, इलाज करने गए हैं वहां पे, तो इस तरह की बहादुरी ना दिखाएं, शेखी ना बगाने की, ऐसा कुछ नहीं होता है। और एबॉर्टेड फिटस को निकाल रहे हैं, वो अगर सड़ा हुआ उसका जो प्लेसेंटा है उसको आप बेयर हैंड से निकाल रहे हैं, ग्लव्स नहीं यूज कर रहे हैं। इसलिए हमारे पशुपालकों को भी चाहिए कि जो स्लीव्स आती हैं, फुल स्लीव्स, आर्म स्लीव्स आती हैं, वो भी रखें। अगर वो नहीं है तो कुछ भी पहन लें, ऐसा कोई पॉलीथीन ले लें, लेकिन आप अपने खुले हुए हाथों से उनको ना टच करें। आप बच्चा उठा के उसको जो एबॉर्टेड फिटस कहीं फेंकने जा रहे हैं, या जो भी उसका वो निकला है अवशेष, उसके संपर्क में आपका नंगा पैर ना आ जाए, मतलब पैर में कट लगा है, तो आपको ये प्रिकॉशन रखनी है कि नहीं, हमें इसे बड़ा इस तरह से सावधानी से करना है कि वो जो सिक्रेशंस हैं वो हमारी स्किन से ना टच ना हो। अच्छा, प्रिकॉशन की ही बात हो रही है, अब ये तो चलिए आपने पशुपालक जो है और उन लोगों के लिए बता दिया।
अब क्योंकि हमारे बहुत श्रोता होंगे जो शायद पशुपालन नहीं करते होंगे, जनरली इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि हमने बताया मिल्क प्रोडक्ट्स का होता है, तो उनके लिए एक बार भी आप सावधानी बता दीजिए, ताकि वो कैसे सावधानी रखें, क्योंकि मिल्क जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो आम है, ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ सकते हैं और शायद कोई छोड़ना भी नहीं चाहेगा। बहुत से लोग इस समय देख रहे हैं, तो कैसे उबालें या फिर क्या ध्यान रखें वो उस समय, ताकि ये इन्फेक्शन उनमें ना पहुंचे? बिल्कुल, ये भी बहुत, क्योंकि देखिए जो पशुपालन नहीं कर रहे हैं तो वो सोच सकते हैं यार हमारे मतलब का नहीं, लेकिन आपके भी पूरे मतलब का है। आप अपने आसपास की किसी फेमस बेकरी पे जाइए जिससे आप केक लेते हैं, हो सकता है वो बड़ी आपको 5 स्टार फैसिलिटी दे रहा हो, आप उससे पूछिए कि आपकी क्रीम कहाँ है। हाँ, तो हो सकता है कि वो क्रीम रॉ हो, जिसको हम बड़ा खुशी से और अपने बच्चों को खिला रहे हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि एक तो पहला जो है हमें सावधानी हमेशा रखनी है कि कभी हमें रॉ मिल्क, घरों में जो हमारे दूध आ रहा है उसको बॉयल करेंगे, उसके बाद ही हम कोई यूज करेंगे। बाहर भी आप देखिए, जैसे अमूल है, एक बड़ा ग्रुप है, अमूल का जो ये क्रीम मिलती है मार्केट में, ये पॉस्चराइज्ड होती है। अच्छा, यानी इसमें कोई भी बैक्टीरिया होने का संभावना नहीं है। तो ये तो डॉक्टर साहब, जैसे हम मिल्क भी लेते हैं मार्केट से, तो थैली वाला, अगर वो आसान भाषा में हम बोले जो श्रोता समझ पाएंगे, तो वो भी तो होता ही होगा सेफ, वो बिल्कुल वो पॉस्चराइज होता है, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हम किसान से सीधे दूध लेते हैं वो रॉ होता है, उसे आपको बॉयल करना है, बॉयल करने पे आपका जो बैक्टीरिया कोई भी तरह का बचता नहीं है। दूसरा, आप अगर मार्केट से कहीं से भी क्रीम लेने जाते हैं तो आप हमेशा पॉस्चराइज क्रीम लें, और आप अगर डेयरी प्रोडक्ट जहां से लेते हैं तो आप एक बार उससे इंश्योर कर लें कि आप जो क्रीम यूज कर रहे हैं क्या वो रॉ है। तो अगर आपका इतना क्वेश्चन होगा, मेरे ख्याल से आप जितने बढ़िया बेकरीज हैं वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अभी भी गांव देहात में बहुत सारी जगह मैंने खुद जाके देखा है कि वहां पे वो रॉ क्रीम का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं उससे टेस्ट अच्छा आता है। हाँ, ये तो चीज है। तो जैसे अगर मान लीजिए ये क्या जनरल कोई तरीका है जिससे पहचान सके कोई व्यक्ति, मान लो वो कहता भी है कि रॉ आप दे दो और उसे नहीं मिलता है, तो कोई नहीं, ये ऐसा ना, ये इसका कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि एक सेंसरी इवोल्यूशन है, आपको टेस्ट करके वो नहीं पता चल सकता और आपको बैक्टीरिया दिख नहीं सकता। तो इसलिए आपको तो वो जो चीज है उसकी क्वालिटी कंट्रोल या उसको देखना पड़ेगा कि वहां कहाँ बन रहा है। कम से कम अगर आप उससे पूछ भी लेंगे तो वो बताएगा कि नहीं, हम तो भाई हमेशा पॉस्चराइज क्रीम यूज करते हैं। क्योंकि मैं इस समय हम लोग बरेली में बैठे हैं, तो हमने अपने आसपास के जो यहाँ फेमस हैं, तो मैंने एक दो से पूछा कि आप क्या क्रीम पॉस्चराइज यूज करते हैं, तो उन्होंने बताया हाँ हम पॉस्चराइज यूज करते हैं। लेकिन कई ने बताया, उन्हें हमें जानकारी नहीं, आपसे पहले किसी ने पूछा ही नहीं कि क्रीम भी पॉस्चराइज होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये हट के क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत जनरली क्वेश्चन है और ये हमारे श्रोता समझ पाएंगे। एक बार एक मिथ है वो मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा। जो मिल्क होता है, ठीक है, अभी हमने बात करी, जो एक तो हो गया आप रॉ मिल्क ले रहे हो, वो तो चलो उबालना होता ही है, हमने जान ही दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे अगर मैं आसान भाषा में बोलूं श्रोताओं से, तो जो पन्नी का वो लेके आते हैं, अगर वो सुन पा रहे हो, जो थैली वाला दूध लेके आते हैं, वो ऑलरेडी आपने बोला पाश्चुरीकरण हो चुका होता है उसका, क्या उसको हमें उबालने की जरूरत होती है कि हम डायरेक्ट उसका सेवन कर सकते हैं? वो जो मिल्क, पैकेज्ड मिल्क होता है, हम किसी भी कंपनी का ला रहे हैं, तमाम मिल्क प्रोक्योरमेंट कंपनीज हैं हमारे आसपास, वो पॉस्चराइज्ड होता है और उसे उबालने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन हम इंडियन उसमें कंसेंट, हमारी जो मदर्स हैं, हमारी जो घरों में महिलाएं हैं, वो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल उसमें नहीं रहता, तो वो उसको जब उनके एक पहले से आदत है बचपन से हम सबके यहाँ कि जब दूध आता है तो उसे पहले उबालते जरूर है। तो इसलिए वो, जबकि वो पॉस्चराइज्ड मिल्क है और वो इस तरह की किसी भी पैथोजन से फ्री है, आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है। और बहुत से लोगों का ये भी होता है डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि हमें जो पैकेज्ड वाला दूध है या मिल्क है वो सेवन नहीं करना चाहिए, वो डिजीज उत्पन्न करता है या शरीर को खराब करता है। क्या इसमें भी कोई मिथ है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पैकेज्ड मिल्क जो है वो भी वही मिल्क है जो आप वो कहीं कोई उसको आर्टिफिशियली बना नहीं रहा है। जो आसपास आपके यहाँ दूध पैदा हो रहा है, जो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने गाय भैंसों से, उसको वो मिल्क कंपनियां खरीदती हैं और उसको पैकेज कर देती हैं हमारी सहूलियत के लिए, पॉस्चराइज कर देती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस मिल्क को कंज्यूम करने से, अगर आप मान लीजिए किसी प्रतिष्ठित कंपनी का वो ले रहे हैं दूध, पैकेज्ड मिल्क, तो उसमें कोई भी खतरा नहीं है। आप चाहें तो आप इसको जाके उनका जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है वहां जाकर चेक कर सकते हैं, या उस मिल्क सैंपल की
जांच करा सकते हैं, लैब टेस्ट खुद भी लैब टेस्ट करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखिए, अगर बदमाशी या एडल्ट्रेशन करना ही है तो जो आपके घर दूध लेके आ रहा है वो भी कर सकता है। बिल्कुल भाई आप जो कई बार ऐसी खबर मिलती है कि एडल्ट्रेटेड मिल्क पकड़ा गया, घरों में फैक्ट्रियां लगा के बना रहे हैं, तो पोस्टर कलर, यूरिया और गलत चीजों से तो आप जो है वो तो कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पैकेज्ड मिल्क नुकसानदेह है, वो सेम वही मिल्क है जो हमारे गाय भैंस प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल, ये बताना जरूरी था क्योंकि लोगों के मिथ रहते हैं, अफवाह रहते हैं। तो हम वापस लौटते हैं अपने विषय पे, जो हम ब्रुसेलोसिस डिजीज के बारे में या इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी इसमें सावधानियां हो गई, अब थोड़ी सी और बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें ये बताइए कि क्या ये बीमारी, आपने बता दी जेनेटिक है, इंसानों में तो आ जाती है, जानवरों से, क्या कोरोना की तरह इंसानों से इंसानों में भी इन्फेक्शन हो सकता है क्या, ऐसा कुछ है? ये बीमारी जो है, इसका ट्रांसमिशन एनिमल्स टू ह्यूमन जी, ये बहुत ज्यादा इस पे स्टडी हुई है। तमाम तरह के सैंपल्स लेने पे पता चलता है हर तरफ है, पूरा प्रिवेलेंट है। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये तमाम स्पीसीज में है। अच्छा, गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, इवन कुछ एक्वेटिक एनिमल्स, इन सब में जो है इस बीमारी का वो देखा जाता है। सिर्फ एक कैट है जो नेचुरली थोड़ा सा इम्यून है, इसमें कैट में इन्फेक्शन नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो ब्रुसेल्ला कैनिस, ब्रुसेल्ला स्विस यानी सुअर में, ब्रुसेल्ला मेनिटेंसिस सीप एंड गोट में, ब्रुसेल्ला एबॉर्टस यानी गाय में, सब में ये इन्फेक्शन है। तो जो आपका क्वेश्चन था इंसानों से इंसानों में, तो ये एक्सट्रीमली रेयर है। हम इसे नहीं मानते हैं कि ये फील्ड कंडीशन में या इसका ऐसा कोई डेटा नहीं है कि इंसानों से इंसानों में ये बड़ा इजिली ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए ऐसा डरने की बात नहीं है कि अगर हमारे आसपास कोई ब्रुसेल्ला पॉजिटिव व्यक्ति है तो उससे हम आसपास रहेंगे तो हमें हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया, तो इस चीज को तो है। लेकिन इसी में एक सवाल ये है कि आपने ये पशुओं में तो बता दिया कि उनको क्या नुकसान कर सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को या इंसान को होता है तो ये कितना घातक है, ये और जरूर बताइए, क्या नुकसान कर सकता है, ताकि वो थोड़ा अवेयर भी रहे। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ब्रुसेल्ला एक बहुत पुरानी बीमारी है। इसको 100 साल से भी ज्यादा हो गए जब इसकी खोज हुई इस बैक्टीरिया की। और पशुओं में तो ये अबॉर्शन कर रहा है, लॉस कर रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन इसके तमाम जो नाम है वो ह्यूमन में ही रखे गए। इसको मेडिटेरियन फीवर कहा गया, माल्टा फीवर कहा गया, अंडुलेंट फीवर कहा गया। तो वो इसकी बीमारी के जगह या इसकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से कहा गया। तो सबसे पहला जो इसका फीचर होता है वो एक इंटरमिटेंट या अंडुलेंट फीवर स्पाइक्स आते जाते रहते हैं। जो आपको एक ब्रुसेल्ला पॉजिटिव व्यक्ति मिलेगा जो ब्रुसेलोसिस बीमारी से गुजर रहा होगा, तो वो बताएगा कि रात में मुझे हल्का सा फीवर रहता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, रात में पसीना आ जाता है, फिर उसको बुखार होता जाता है। और ये लंबे समय तक चलने वाला है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक उसको बुखार। साथ ही साथ क्या होता है, उसको फटीग रहता है, थकावट रहती है पूरे शरीर में, जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट्स में उसके पेन होने लगा कि उसकी कभी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, इस तरह की दिक्कत है। तो देखो, बुखार है जो बार बार आ रहा है, जा रहा है, उसके साथ उसको फटीग रह रहा है, थकावट रह रही है, उसके जॉइंट्स में पेन रह रहा है। और इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि जो इस तरह का पेशेंट होता है ब्रुसेलोसिस, उसका वेट लॉस बहुत होता है, बहुत तेजी से होता है। हाँ, अगर आप किसी किसी डेयरी फार्मर को हम देखते हैं या जो हम किसी वेटनेरियन को देखते हैं, तो हम अगर वो बहुत ज्यादा उसका वजन कम हो रहा होता है तो हम उसे कहते हैं भाई इसका ब्रुसेलोसिस चेक करा लो। अच्छा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रुसेल्ला से, और अगर हिस्ट्री लें और पता चला वो एनिमल्स के साथ इस तरह के कामों में जुड़ा रहा है तो कई बार ये सच निकलता है कि वो ब्रुसेल्ला इन्फेक्टेड हो। अब एक्सट्रीम केसेस में एक सिम्टम और दिखाई देता है इसमें, मेल्स में ये जो अंडकोश है, स्क्रोटम है, वहां पर जो है स्वेलिंग, ऑर्काइटिस जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसका एक फीचर है। और इसकी वजह से अगर किसी मेल को ये बीमारी बड़ा अच्छे से हो गई, अच्छा उसको इन्फेक्शन उसने ले लिया, तो कई बार ऑर्काइटिस के बाद जो है उसमें नपुंसकता आ जाती है, इस तरह की भी दिक्कत आ जाती है। तो यानी कि ये थोड़ा मतलब इसको गंभीर लेने की तो जरूरत है। बिल्कुल। मतलब अगर बुखार रह रहा है किसी को और वो डेयरी के आसपास रहता है तो खास तौर से वो तो कराएगी चेक कि है। अच्छा, इसका क्या कोई टेस्ट होता है डॉक्टर साहब, मतलब, या फिर नॉर्मल टाइफाइड बुखार हो गया इस तरीके से फीवर ही आता है, क्योंकि डॉक्टर भी तो कैसे वेरीफाई करता होगा? बिल्कुल ऐसा ना, जैसे चूंकि ये बीमारी पशुओं से शुरुआत में जुड़ी रही थी, जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े लोग हैं, जो वेटनेरियंस हैं, वो तो इसे अच्छे से जानते हैं इसके थ्रेट को। अच्छा। लेकिन वही ह्यूमन में अभी ये थोड़ी सी इग्नोर्ड डिजीज है।
हमारे जो मेडिकोच आती हैं वो इसको जानते तो हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तो अब जैसे अगर मिल्क का टेस्ट हो तो ग्रास लेवल पे भी एक मिल्क रिंग टेस्ट होता है, कि अगर पूरे दूध का एक सैंपल ले लिया जाए और उसको टेस्ट किया जाए तो पता चल सकता है कि इसमें ब्रुसेल्ला पॉजिटिव मिल्क है। ठीक इसी तरह अगर आप किसी का सीरम लेते हैं, वो चाहे ह्यूमन हो या वेटनरी का हो, यानी पशु का हो या मनुष्य का हो, तो उस सीरम सैंपल की स्क्रीनिंग करके टाइटर, एक बहुत पुराने समय का एक टेस्ट है ट्यूब न्यूट्रिशन टेस्ट, तो उसमें टाइटर देखकर पता चल जाता है कि भाई इतना ज्यादा इसमें संक्रमण है। अब समय के साथ साथ एलाइजा, पीसीआर जैसे नए टेस्ट भी आ गए, जो सीरम के साथ जो है आपकी सीरम अगर हम एनिमल का हो या ह्यूमन का हो तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत अच्छे से उसको चेक कराना चाहता है तो वायरस कल्चर भी करा सकता है, जो लेकिन कॉमनली अभी बहुत सुलभ नहीं है, शायद दूरी भी होगी चेक कराने के लिए अपने शहर में। तो मैं तो ये कहूंगा जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार बुखार बना रहता है, लंबे समय से आपका वजन गिर रहा है, आपके शरीर में दर्द बना रहता है और आप बार बार ठीक होते हैं और फिर ऐसे ही हो जाते हैं, तो आप अपने आसपास के जो भी वेटनरी कॉलेज है वहां पर एक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, वो आपका वेलकम भी करेंगे, क्योंकि वो लगातार इस पे काम कर रहे होते हैं ज़ूनोटिक डिजीज में। जैसे हम बरेली में IVRI में एक ब्रुसेल्ला लैब बनी हुई है, तो वो लगातार सैंपल्स पूरे भारत से लेते रहते हैं और उन्होंने तमाम पेपर की किस राज्य में कितने सैंपल लिए और कितने पॉजिटिव आए, तो वहां पे आपको पैसा नहीं लगेगा। इसी तरह जो हमारे उत्तराखंड आसपास है, वो पंतनगर चले जाएं, वहां भी पब्लिक है, तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हर जगह है। आप ह्यूमन में भी जो लैब्स हैं वहां भी करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको, हमारे किसान भाइयों को खासकर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अपने आसपास के वेटनरी कॉलेज चले जाएं। अब हर थोड़ी दूर पे एक वेटनरी कॉलेज है, तो वहां जाकर आप अपना सैंपल दें और उसके बाद वो स्क्रीन करके आपको नेक्स्ट डे बता देंगे कि भाई आपको ब्रुसेलोसिस है या नहीं। बिल्कुल, तो इसी में आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि इस समय हमारी वीडियो जो है वो काफी लोग हमसे शहर के लोग भी जुड़े हुए हैं। अभी भी शायद वो वीडियो में यहाँ तक आए तो सोच रहे होंगे कि ये जो डिजीज है शायद गांव में होने का रहता है, क्या शहर में भी इसका प्रकोप हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन वो इस बात में भेदभाव करता है कि गांव में है या शहर में है। अगर आप ब्रुसेल्ला पॉजिटिव एनिमल का बना हुआ जो मिल्क क्रीम है उसका बना हुआ प्रोडक्ट खाते हैं, अगर आप किसी फार्म में रॉ मिल्क लेते हैं, और या फिर आप अगर ऐसे किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जहां एनिमल्स से आपका टच बना रहता है, तो आप भी कहीं पर भी रह रहे हो, आप मेट्रो सिटी में भी रह रहे हो, तो आप ब्रुसेल्ला से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो क्या आप इसमें बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते बढ़ते, कि क्या ये ज्यादा गंभीर है या फिर टेंशन लेने की जरूरत है, या नॉर्मली है कि अगर कभी होता भी है तो जनरली दवाई से ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। ब्रुसेल्ला पहले 80s 90s में जब होता था किसी को तो वो डायग्नोस नहीं हो पाता था सही तरह से, और बहुत सारे लोगों ने जीवन भर का दर्द झेला कि वो ठीक ही नहीं हुए, वो वीक होते चले गए, बड़ा थिन होते चले गए और शरीर में, तो उन्होंने दर्द के साथ जीने की आदत डाली, तो उनकी लाइफ जो थी बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड हो गई। तो इसलिए जो है अब ब्रुसेल्ला जो है, अब अवेयरनेस बढ़ी है, हम लोग इस जैसे आज बैठकर बात कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथी सुन रहे हैं, तो इसको आप एक सीरियस इन्फेक्शन माने जी। ये एक बहुत ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, एक ये ऐसा जूनोसिस है जो आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर सकता है। आप मान लीजिए कि अगर कोई अभी मेल है जिसने अभी मैरिज भी नहीं हुई, अगर उसकी संतानोत्पत्ति की क्षमता खत्म हो जाती है तो उसकी तो लाइफ बिल्कुल आप ब्रुसेल्ला ने स्पॉइल कर दी। तो इस तरह से ये एक ऐसा हल्का फुल्का इन्फेक्शन नहीं है कि हम इसे बड़ा हल्के में लें। दूसरा, WHO ने अब इसका प्रोटोकॉल बना दिया कि अगर कोई ब्रुसेल्ला इन्फेक्टेड है तो जिस तरह से ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है कि मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है, तो उसी तरह इसमें भी लगभग 6 हफ्तों के लिए लगातार आपको डबल डोज में, वो एक अलग विषय है, तो उसमें आपको डॉक्सीसाइक्लिन और रिफॉर्मपिसिन इस तरह के एंटीबायोटिक्स को लगातार 6 वीक्स तक लेना पड़ता है, डबल डोज में, लगभग सुबह शाम के हिसाब से, और उसके बाद आप इससे क्योर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरली आपने उसका टेस्ट कराया, आपको बुखार आ रहा है, तो जो सीरम टेस्ट होते हैं उससे आप विडॉल टेस्ट कराते हैं जैसे टाइफाइड के लिए, तो टाइफाइड पॉजिटिव आ जाएगा, आप 1 हफ्ता 10 दिन एंटीबायोटिक खाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ब्रुसेल्ला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, थोड़े दिन बाद आप फिर से बीमार हो।
अच्छा, तो इसके लिए तो ये है कि आप पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, बिल्कुल, आप बीच में छोड़े ना। जो WHO का दिया गया स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, उसको आप फॉलो करेंगे। और ये इसकी बीमारी की गंभीरता को समझते हुए अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मथुरा जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से ब्रुसेलोसिस के लिए इसको इरेडिकेट करने के लिए एक वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया एनिमल्स में। भाई जब एनिमल्स में नहीं होगा तो ह्यूमन में भी नहीं आएगा। बिल्कुल, और क्या जोनाटिक डिसीज है। तो उन्होंने एक वैक्सीनेशन कैंपेन भी उसकी शुरू की थी, तो जिससे पता चल रहा है कि भाई प्रधानमंत्री आके शुरुआत कर रहे हैं, तो इस रोग की भयावहता और गंभीरता का दोनों का पता चलता है। बिल्कुल, वैक्सीन का जिक्र आपने कर दिया है, तो अब हम जो जनरली क्वेश्चन है हम उनके तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पशुपालक या जो जिनके आसपास जीव रहते हैं इस तरीके के। क्या ये जो पेट डॉग्स हैं या पेट कैट्स का तो चलो आपने बता दिया नहीं होता है, लेकिन क्या ये पेट एनिमल्स में भी रहता है? क्या उनको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए? पेट एनिमल्स में ब्रुसेल्ला कैनिस या जहाँ जो लोग पिग पाल रहे हैं वहाँ ब्रुसेल्ला स्विस है तो, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि पिगरी का बहुत ज्यादा वो प्रचलन नहीं है अभी, डॉग से भी इसका जो बीमारी फैलने के चांसेस जो हैं वो रेयर हैं। तो सबसे ज्यादा ये कैटल, बफेलो, सीप एंड गोट, ये जो 4 स्पीसीज हैं इनसे ही है। तो इसीलिए एक बहुत समय से, काफी समय से एक वैक्सीन आ रही है जो ब्रुसेल्ला कॉटन स्टेन 19 बोली जाती है। और मैं अपने जो पशुपालक भाई हैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, अगर आपके पास एक गाय है या 10 गाय हैं या भैंसे हैं, तो आपको सिर्फ एक बार वैक्सीनेशन कराना है लाइफ में। ये नहीं कि आपको हर साल वैक्सीनेशन कराना है, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन होती है। तो जो 4 महीने से लेके 8-10 महीने के बीच की फीमेल आपके पास काफ है, कोई बच्चिया है या कोई कटिया है इस तरह की, तो आप उस फीमेल काफ को एक बार बस वैक्सीनेट कराएंगे, 2 ml वैक्सीन उसको एक बार लग जाएगी, और वो लाइफ टाइम के लिए जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उसको भविष्य में जब वो माँ बनेगी, अबॉर्शन होंगे उसके, और किसान भी कहेगा मेरी किस्मत खराब थी, देखिए जब बिल्कुल मैं सोच रहा था कि अब हमारा भैंस जो है बच्चा देगी, उसी समय उसका अबॉर्शन हो गया। तो अगर हमारे किसान भाई इस बात को सुन रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारे पास ये जानवर अच्छे हैं और हम इन्हें घर में रखेंगे फ्यूचर में, तो आपके पास जो भी ये 4 महीने से 8 महीने के बीच की छोटी फीमेल काव्स हैं, इनको तुरंत वैक्सीनेट कराएं। इनका सिर्फ एक बार वैक्सीन है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि एनुअल लगाना है या 6 मंथली लगाना है। तो इतना तो हमारे किसान भाई कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें डॉक्टर साहब ऐसा भी है कि जैसा कि आपने बताया अभी कि 7 या 8 महीने तक की लगवा लें, क्या पशु बड़ा है तो भी नहीं लग सकता क्या उस समय? उसके लिए अब बहुत दिनों तक तो कोई वैक्सीन नहीं थी, बाद में कुछ वैक्सीन आई हैं जो अब अवेलेबल हो रही हैं एडल्ट एनिमल को। चूंकि मैंने ये बताया कि लाइव वैक्सीन है, तो इसमें एक खतरा हिडन छुपा हुआ है कि अगर हम 1 साल के ऊपर वाले एनिमल को दे देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका पहला एबॉर्शन कराते जब बाद में वो 1-2, तो इसलिए उसको बहुत यंग एज में रखा गया है कि तब तक जब तक वो उसकी एज आएगी तब तक वो बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी और कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं। ये बहुत अच्छी बात बताई। तो जो श्रोता हैं अगर एटलीस्ट उनके इतना तो कर ही लें कि वैक्सीनेशन तो जरूर कराएं, ये ना सोचें कि जब होगा तब देखा जाएगा, तब बहुत लेट हो जाएगा। और ये डिजीज है जो कि डॉक्टर साहब ने बताई, ये इंसानों में भी आ जाती है और इसके जो नुकसान है वो काफी ज्यादा घातक भी हो सकते हैं। तो अगर आप पशुपालक हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी भी कहूंगा मैं, जिम्मेदारी बनती है कि आप जरूर वैक्सीनेशन उसका कराएं, जैसे आप पशु का ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक पशुपालक के लिए उसका पशु ही धन होता है। और अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आप पशुपालन नहीं करते हैं, अगर आप आम जिंदगी जीते हैं और काम करते हैं, तो भी अगर आपके घर में मिल्क प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उनको अच्छे से उबाल लें और जो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया वो प्रक्रिया करें। तो चलते चलते डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे जो श्रोता इस समय आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं? मैं अपने सभी जो इस समय श्रोता या दर्शक जो भी हैं यहाँ पर अवेलेबल, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी इन्फेक्शन छोटा सा भी होता है तो वो हमारे शरीर को एक कष्ट में डाल देता है। अगर हमें जुकाम भी अच्छे से हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ब्रुसेल्ला तो इतना सीरियस इन्फेक्शन है कि वो आपको सालों के लिए भी मार कर सकता है। तो इसलिए हम लोग इससे सावधान रहें, इसको जाने। मैं कोई इसको आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप पैनिक में आए, लेकिन आप इसको जब जानेंगे तो जानकारी ही बचाओ है। और अपने आसपास के जो हमारे पशुपालक देख रहे हैं वो सरकार की तरफ से भी वैक्सीन लगती है, और अगर आपको उस मान लीजिए आपके पास वैक्सीन उस आसपास के हॉस्पिटल पे नहीं है तो आप इसको खरीद के भी लगवा सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि पशु आपके हैं और फ्यूचर में सबसे बड़ा नुकसान भी आप ही उठाएंगे।
ठीक है। और एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है डॉक्टर साहब इसमें, मान लीजिए ये तो हमने डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर ली, जो मीट इंडस्ट्री है उसमें भी तो बहुत सारे लोग हैं उसका सेवन करते हैं या वहाँ पे इस तरीके का काम करते हैं। तो क्या वहाँ पर खतरा नहीं है अगर कोई उसका सेवन कर रहा है तो? बिल्कुल देखिए, अगर कोई कुक्ड मीट खा रहा है तो वहां पे तो नहीं है खतरा, हुँ, क्योंकि वो जब मीट कुक होता है तो उस समय कोई वायरस बैक्टीरिया बचता नहीं है। जी। लेकिन जो लोग एनिमल इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, हुँ, और अगर मान लीजिए कोई ब्रुसेल्ला पॉजिटिव एनिमल है और उसको जी। आप वहां पे उसके सिक्रीशंस के टच में आते हैं उस हाँ, प्रोसेस के जी, दौरान, जी, तो आप उसको भी उतना ही खतरा, जो भी उसके जी, सिक्रीशंस के टच में आएगा टच में आएँगे, तो जी। उसको उतना ही खतरा रहेगा। हुँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आप आज कार्यक्रम में आए और एक बार फिर से डॉक्टर राजीव जी आपका धन्यवाद, आपने समय दिया और आपको भी लगता है श्रोता जो जानकारी सुन रहे होंगे, वो अच्छी लगी, क्योंकि कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप ज़रूर लिख सकते हैं।